हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन या फिर पीआईवीडी के बारे में। तीनों अलग अलग नाम है लेकिन है तीनों एक ही चीज़। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग ना सबसे पहले एक नॉर्मल वर्टिब्रा का एनाटॉमी समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ठीक जैसे नॉर्मल वीडियोस जैसे मैं अब तक सारी वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक उसी तरह से इन दी एंड हम लोग फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो अब एक बेसिक इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो डिस्क हर्निएशन या फिर पीआईवीडी जो है वो आपका बेसिकली दो रीजन में होता है। एक होता है सर्वाइकल रीजन में और एक होता है लंबर रीजन में। ये दो टर्म अब कहाँ से आया, तो देखिए हमारे बॉडी में ऑल टोटल 26 वर्टिब्राज होते हैं। ठीक है, जिसमें से स्टार्टिंग जो आपका नेक से होता है और नेक में 7 बोन्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर सेट हुए रहते हैं। ठीक है, बैठे हुए रहते हैं। उन्हीं 7 बोन्स को हम लोग सर्वाइकल बोन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे आ जाता है आपका थॉरसिक का बोन। तो थॉरसिक का बोन होता है आपका 12, सर्वाइकल होता है आपका 7। ठीक है, और लंबर होता है आपका 5, और फिर उसके नीचे सैक्रम और कॉकिक्स वगैरह जो है वो है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि इतने सारे बोन्स तो हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन सर्वाइकल और लंबर ही क्यों है। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण ये है कि सर्वाइकल और लंबर का जो रीजन होता है उसी में सबसे ज़्यादा वेट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेट पड़ने की वजह से डिस्क बल्ज या फिर डिस्क हर्निएशन का केस सबसे ज़्यादा सर्वाइकल और लंबर रीजन में देखा जाता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं लंबर डिस्क बल्ज या फिर लंबर डिस्क हर्निएशन के बारे में। ठीक है, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक एनाटॉमी हम लोग जान लेते हैं ताकि हम लोगों को समझने में आसान हो जाए कि ये डिस्क आखिर है क्या। ठीक है, तो एनाटॉमी जानने के लिए सबसे पहले तो इस डायग्राम को देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दो बोन है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि बोन जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर सेट होते हैं। ठीक है, अब इन दो बोन के बीच में एक ब्लू कलर का जो डायग्राम है, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है, ये पार्ट, ये जो डायग्राम है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क। ठीक है, ये हर बोन के नीचे प्रेजेंट होता है, दो बोन्स के बीच में। ठीक है, अब अगर इसको अगर हम जूम आउट करेंगे ना तो ये ऊपर से अगर देखेंगे ना तो ये इस तरह का दिखता है। ठीक है, दो रिंग्स है इसमें, एक अंदर का पार्ट हो गया और एक बाहर का पार्ट हो गया। जो बाहर का पार्ट है उसको हम लोग कह देते हैं एन्यूलस फाइब्रोसस। ओके, और जो अंदर का पार्ट है उसको हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ डिस्क स्लिप के बारे में तो डिस्क स्लिप में क्या होता है, ये न्यूक्लियस पल्पोसस पीछे की तरफ से बाहर निकल जाता है। अब पीछे की तरफ से बाहर निकल रहा तो ऐसा तो है नहीं ना कि कभी भी निकल जाएगा, कोई तो कोई कारण तो होगा ही। तो वो कारण को भी हम लोग आगे थोड़ा देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, जैसे कि आपको पता है कि बोन्स में सॉफ्ट टिश्यूज़ भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि लिगामेंट्स वगैरह, कैप्सूल्स वगैरह। तो यहाँ पे भी लिगामेंट होते हैं। अब इसमें ना दो लिगामेंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि हमको एनाटॉमी डिस्कस नहीं करना है, बस वो लिगामेंट का यहाँ पे बात आएगा इसलिए मैं लिगामेंट का चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, एक लिगामेंट आपका आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रा के आगे की तरफ, मतलब कि सामने से सामने की तरफ। ठीक है, और एक होता है जो कि पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो जो आगे की तरफ जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कह देते हैं एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, और पीछे की तरफ जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कह देते हैं पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। अब देखिए पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट का बेसिकली काम ये है कि वो होल्ड करके रखता है इस डिस्क को अपने पास। ठीक है, अपनी जगह पे इसको होल्ड करके रखता है। तो अगर मान लीजिए कि पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट वीक हो जाए या टूट जाए या कट जाए, ठीक है, डिजनरेट हो जाए, तो क्या होगा, ये डिस्क जो है वो पीछे की तरफ से बाहर निकल जाएगा। और यही चीज़ होता है आपका लंबर पीआईवीडी या फिर लंबर डिस्क हर्निएशन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने जाना कि पीछे की तरफ से डिस्क का प्रोट्रूजन हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। आज डिस्क में दो पार्ट होता था, एक न्यूक्लियस पल्पोसस होता था और एक एन्यूलस फाइब्रोसस होता था। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि कौन सा पार्ट उसमें बाहर निकलेगा, तो न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकल जाता है, हर्निएशन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस। क्यों, क्योंकि एन्यूलस फाइब्रस जो है वो रप्चर कर जाता है। रप्चर क्यों करता है ये भी हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा जो जनरली ना बैक पेन और साइटिका का जो होता है ना किसी भी पेशेंट में, ये लंबर पीआईवीडी की वजह से सबसे कॉमन होता है। ठीक है, तो अगर किसी को बैक एक या फिर साइटिका है तो ये एसेस कर लेना जरूरी है कि कहीं उसको लंबर पीआईवीडी तो नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉमन कॉज होता है। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ये सर्वाइकल रीजन में भी हो सकता है और लंबर रीजन में भी हो सकता है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन लंबर रीजन में ही होता है, और लंबर रीजन में भी L4 L5 और L5 S1 वाले बोन्स में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबर में ऑल टोटल 5 बोन्स होता है, वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और जो लंबर रीजन में जो डिस्क प्रेजेंट होता है उसका साइज सर्वाइकल डिस्क से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका कॉजेज के बारे में कि क्यों होता है। तो इसके कॉजेज आपका ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा में भी किस तरह का, जैसे कि फॉल ऑन बटक, या फिर बेंडिंग विद लोड और रेजिंग विद फ्लेक्स्ड पोजीशन वाइल लिफ्टिंग अ हेवी लोड। ठीक है, साथ ही साथ एजिंग सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है पीआईवीडी का, लंबर पीआईवीडी का, क्योंकि 30 से 45 का जो एज होता है उसमें वियर एंड टीयर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है सॉफ्ट टिश्यूज़ का। साथ ही साथ एक और इटियोलॉजी है कि किसी भी तरह का अगर ओवरलोड हो जाए डिस्क के ऊपर तो भी लंबर पीआईवीडी देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें ना 4 स्टेजेस होता है जिसको हम लोगों ने पैथोलॉजी में डिस्कस किया है। ठीक है, सबसे पहला स्टेज होता है न्यूक्लियस डीजनरेशन का। ठीक है, ये होता है बेसिकली जब प्रोट्रूजन होगा ना डिस्क का, उसके पहले ये वाला स्टेज आता है जिसमें कि न्यूक्लियस का सॉफ्टनिंग हो जाता है, साथ ही साथ उसका फ्रैगमेंट बन जाता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है एन्यूलस का वो डिजनरेट करना शुरू हो जाता है या फिर वीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस पल्पोसस भी फ्रैगमेंट होना शुरू हो जाता है अलोंग विद द एन्यूलस फाइब्रोसस, लेकिन अभी तक यहाँ पे बल्जिंग नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये तो हुआ सबसे पहला स्टेज। दूसरा स्टेज होता है डिस्क प्रोट्रूजन। ठीक है, जो डिजेनरेशन के कारण होता है, इसमें एन्यूलस जो होता है वो वीक हो जाता है और इसकी वजह से न्यूक्लियस में बल्ज नजर आ जाता है, या फिर डिस्क जो होता है वो प्रोट्रूड होता है इसमें। ठीक है, तीसरा स्टेज आता है डिस्क एक्सट्रूजन। ठीक है, डिस्क एक्सट्रूजन में क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो एन्यूलस के बाहर तो आ जाता है लेकिन अभी भी वो अटैच्ड रहेगा, पूरी तरह से बाहर नहीं आएगा। तो देखिए ये डिस्क एक्सट्रूजन वाला जो स्टेज है ना, इस स्टेज तक तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रिकवरी आता है, पेशेंट का क्योर होता है। लेकिन इसके बाद वाला जो स्टेज है ना, सिक्वेस्ट्रेशन स्टेज, इसमें क्या होता है ना कि एक फ्री बॉडी बन जाता है, जो प्रोट्रूजन डिस्क होता है ना वो डिटैच हो जाता है और वो फर्दर प्रोट्रूड हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, और ये एक फ्री फ्रैगमेंट में बदल जाता है और कनाल में या फिर पोस्टीरियर लिगामेंट के पास फ्री बॉडी के रूप में ये लाई करता है। ठीक है, फिर आता है आपका फाइब्रस स्टेज। इसमें क्या होगा कि प्रोट्रूडेड न्यूक्लियस पल्पोसस, मतलब जो न्यूक्लियस पल्पोसस निकल चुका है बाहर, वो फाइब्रोज्ड हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है और कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है उसका। और जो न्यूक्लियस पल्पोसस बच गया वो भी फाइब्रोज्ड होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ स्पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा जहां पे लिगामेंट जो है वो ब्रेक किया। कौन सा लिगामेंट? पोस्टीरियर लिगामेंट। ठीक है, इस डिस्क डिफ्यूजन को हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप, एक वर्टिब्रा ये रहा, दूसरा वर्टिब्रा ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये डिस्क प्रेजेंट है और ये डिस्क से ये बाहर की तरफ जो है वो डिस्क बल्ज हो रहा है। ठीक है, कुछ इसी तरह का डिस्क बल्ज आपको देखने को मिलेगा एक्सरे प्लेट में या फिर एमआरआई में। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बोन स्पर्स जो आपका फॉर्मेशन होने लगता है, जो कि कैल्सिफिकेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका टिपिकल एक डायग्राम है जो कि मैंने गूगल से लिया है। चलिए आगे मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी वजह से बॉडी में क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वर्टिब्रा के आसपास आपको क्या इफेक्ट उसका देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है कि स्पाइनल कनाल में नर्व रूट का कंप्रेशन होने लगता है। ठीक है, साथ ही साथ इंटरवर्टिब्रल जॉइंट जो है या फिर इंटरवर्टिब्रल स्पेस जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो स्पेस बिटवीन द वर्टिब्रा इज रिड्यूस्ड विच अफेक्ट्स द आर्टिकुलेशन ऑफ द पोस्टीरियर फैसेट जॉइंट लीडिंग टू डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। ठीक है, तो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होने का भी चांसेस इसमें होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसका डायग्नोसिस या फिर इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है और इलेक्ट्रोमायोग्राफी है। लेकिन इलेक्ट्रोमायोग्राफी हम लोग तभी करवाते हैं
व्हेन देयर इज चांसेस ऑफ मल्टीपल डिस्क प्रोलैप्स, ठीक है। तो उस वक्त हम लोग इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सरे और सीटी स्कैन या फिर एमआरआई में ही काम बन जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम लिया था गूगल से ही। ये डायग्राम में साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे डिस्क बल्ज हुआ है, ठीक है। डिस्क हर्निएशन का ये केस है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि फिजियोथेरेपी असेसमेंट या फिर एग्जामिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, जिसमें हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन दो तरीके से होता है, एक साइड इंस्पेक्शन होगा और एक पीछे की तरफ से। अब क्या इंस्पेक्ट करेंगे, तो देखेंगे कि फ्लैटनिंग ऑफ द नॉर्मल लंबर लोडोसिस, क्योंकि पीआईवीडी के केस में सबसे कॉमन है नॉर्मल लंबर लोडोसिस, ठीक है। उसका फ्लैटनिंग हो जाना, मतलब वो फ्लैट हो जाता है पूरा, ठीक है। दूसरा है कि पीछे की तरफ से क्या इंस्पेक्ट करेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि किसी भी तरह का लेटरल कर्वेचर तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीआईवीडी के केस में स्कॉलियोसिस होने का भी चांसेस होता है, ठीक है। फिर आता है कि पैल्पेट करके किस चीज का असेसमेंट लिया जाए, तो टेंडरनेस मार्क करते हैं। टेंडरनेस हम लोग बेसिकली मार्क करते हैं थंब से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सैक्रम लेवल से स्टार्ट करेंगे और टुवर्ड्स द सर्वाइकल स्पाइन तक पूरे में हम लोग टेंडरनेस को मार्क करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मूवमेंट्स को परफॉर्म करवाते हैं पेशेंट को, ठीक है। जैसे कि पेशेंट को बोलते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन कीजिए, या फिर अपना आर्च जो है, स्पाइन का जो आर्च है वो पीछे की तरफ पोस्टीरियर उसको कीजिए, ठीक है। अगर वहां पे पेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि पीआईवीडी हो सकता है। इसमें एक टेस्ट भी होता है जिसका नाम है आपका स्ट्रेट लेग रेज या फिर लसीग्स टेस्ट। उसमें हम लोग पेशेंट को इसी तरह से, इस डायग्राम में जैसा आपको दिख रहा है, पेशेंट को इस तरह से लेटाते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि अपना पाँव को उठाइए धीरे धीरे करके। और जब पेशेंट बोलता है कि हाँ हमको दर्द हो रहा है या बैक में, ठीक है, लेकिन वो दर्द किसके कारण होना चाहिए, वो दर्द हैमस्ट्रिंग के पुल के कारण नहीं होना चाहिए या फिर हैमस्ट्रिंग के टाइटनेस के कारण नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैमस्ट्रिंग कहाँ पे होता है, तो पोस्टीरियर साइड ऑफ द थाई। तो जब आप पाँव उठाएंगे तो हैमस्ट्रिंग के टाइटनेस के कारण ये पेन नहीं होना चाहिए। तो अगर उसको पेन आ रहा है बैक में, तो ये इंडिकेशन है एक तरह का पीआईवीडी का, ठीक है। Now the back pain also suggests central protrusion and leg pain confirms lateral disc protrusion. बैक पेन क्या इंडिकेट करता है, सेंट्रल प्रोट्रूजन को इंडिकेट करता है, और लेग पेन क्या इंडिकेट करता है, लेटरल डिस्क प्रोट्रूजन को इंडिकेट करता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें सेंसेशन भी चेक करते हैं लोअर लिम्ब में, क्योंकि कई बार नर्व कंप्रेशन की वजह से सेंसेशन में भी ऑल्टरेशन देखने को मिलेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में गेट का एग्जामिनेशन होता है, पोस्चरल एग्जामिनेशन होता है, किसी भी तरह का डिफॉर्मिटी जैसे कि स्कॉलियोसिस या फिर इंक्रीज्ड लंबर लॉर्डोसिस, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वो सभी सारी चीजें फिजिकल एग्जामिनेशन में आ गई। लोकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या चेक करते हैं, किसी भी तरह का स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी जैसे कि स्कॉलियोसिस, काइफोसिस, ठीक है, या फिर ऑब्लिटरेशन ऑफ द नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस। साथ ही साथ टेंडरनेस या फिर मसल स्पाज्म का पाल्पेशन करते हैं। मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं स्पाइन का ऑल डायरेक्शन में, जिसमें कि फ्लेक्शन आ गया, एक्सटेंशन आ गया, लेटरल फ्लेक्शन आ गया, ये सब सारी चीजें। साथ ही साथ मोटर और सेंसरी सिस्टम का भी एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि इसमें मसल वेस्टिंग, मसल पावर, टोन, ये सारी चीज़ें की एबनॉर्मैलिटी आती है। साथ ही साथ ये भी असेस करते हैं कि किसी भी तरह का एबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे कॉमन ये है आपका लो बैक एक, लो बैक पेन या फिर साइटिक पेन, ठीक है। साइटिक पेन किसकी वजह से होता है, साइटिक पेन बेसिकली होता है आपका नर्व कंप्रेशन की वजह से। तीसरा है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या आ जाएगा, पैरास्थीसिया आ जाएगा, वीकनेस आ जाएगा, टिंगलिंग सेंसेशन आ जाएगा, लेग्स और फीट में नम्बनेस देखने को मिलेगा, कॉर्डा इक्विना भी देखने को मिलता है कभी कभी, जरूरी नहीं है कि सारे पेशेंट में हो। साथ ही साथ सेंसेशन जो होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, जिसको हम लोग हाइपोस्थेसिया कहते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर एंड बॉवल इनकॉन्टिनेंस भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में, ये लास्ट है आपका, ठीक है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के पहले हम लोग गोल्स के बारे में जान लेते हैं कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका गोल क्या होगा, ठीक है। तो गोल या एम की अगर मैं बात करूं तो एक्यूट फेज में बेसिकली एम होता है कि पेन से छुटकारा मिले, पेशेंट रिलैक्स्ड रहे, ठीक है, टू प्रोमोट रिलैक्सेशन, स्वेलिंग जो होता है वो रिड्यूस हो, प्रेशर जो है न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के कारण प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो, और एक गुड पोस्चर पेशेंट का रहे हमेशा, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं क्रॉनिक फेज की बात करूं तो स्पाइनल मूवमेंट जो है वो अच्छे से हो पाए विद इन पेन लिमिटेड रेंज, ठीक है।
पेशेंट को एजुकेट करवाना है, कई तरह के एडेप्टेशन है, हम लोग एक एक करके सारे एम्स के में डील करते चलेंगे अभी, ठीक है। फिर आगे आ जाता है कि जनरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है। जनरल एक्टिविटीज़ मतलब कि डेली के काम काज जो भी हैं उसको कितना बेटर एफिशिएंसी तरीके से किया जाए और इस तरह से किया जाए कि आगे फर्दर ये प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई ऐसा गड़बड़ ना हो जिसकी वजह से और सिम्टम्स वर्स हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना है, मोबिलिटी को मेंटेन करना है, ये सभी सारी चीज़ें हैं। अब एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि दर्द में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पेन is present in the low back region and if cervical disc are also affected then the pain will be radiating to shoulder and thumb। तो पेन कहाँ पे होता है? लोअर बैक रीजन में होता है। और अगर मान लीजिए सर्वाइकल डिस्क भी अफेक्टेड है तो पेन जो होगा ना वो रेडिएट करेगा। रेडिएट करने का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे रेडिएट करेगा। तो सर्वाइकल से पेन कहाँ पे रेडिएट करता है? शोल्डर में भी रेडिएट कर सकता है और कई बार थंब में भी पेन रेडिएट करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग क्या एडवाइस करते हैं? बेड रेस्ट प्रमोट करते हैं। इसमें एक टेक्निक्स होता है जिसको हम लोग कह देते हैं इफ्लोरेज विद हीट मोडालिटीज़। तो हीट मोडालिटीज़ के साथ साथ इफ्लोरेज किया जाता है। इसमें हीट मोडालिटीज़ में कौन कौन आ गया? हॉट वाटर बैग्स आ गया, हीट पैक आ गया, ये सारी चीज़ें पेन को रिड्यूस करती हैं। साथ ही साथ ट्रैक्शन भी प्रेशर और पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आ जाइए रेस्ट में कि रिलैक्सेशन कैसे पेशेंट को रिलैक्स लगे, ठीक है। हाउ टू प्रोमोट रिलैक्सेशन ऐसे कर सकते हैं। तो पेशेंट को बोला जाता है कि हार्ड बेड का यूज़ करें सोने के लिए, सुपाइन पोजीशन में सोएं वो, ठीक है। और ज़्यादा देर तक बैठे ना रहें, वॉकिंग भी ज़्यादा देर तक ना करें, ठीक है। और कई बार सीवियर कंडीशन में क्या होता है ना कि यूरिन को भी बोला जाता है कि बेड पे ही लेटे लेटे यूरिन कैथेटर लगा दिया गया है और पेशेंट वो कहीं जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जो मूवमेंट वगैरह जो भी होता है ना वो सबको भी बेड पे ही करवाया जाता है सीवियर कंडीशंस में, ठीक है। ड्यूरिंग द रेस्ट पीरियड पेशेंट को ये भी एडवाइस किया जाता है कि हमेशा साइड टू साइड अपना पोजीशन चेंज करते रहें ताकि प्रेशर सोर ना डेवलप हो सके, ठीक है। आगे चलते हैं कि मसल रिलैक्सेशन को और भी कैसे किया जाए, ठीक है। तो ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं जो कि मसल स्पाज्म और पेन से छुटकारा दिलाएगा। वो नी, एंकल और टो का मूवमेंट को परफॉर्म किया जाता है। साथ ही साथ पेशेंट को ये एडवाइस करना है कि फॉरवर्ड फ्लेक्शन नहीं करना है, मतलब आगे की तरफ नहीं झुकना है। ऑल्सो पेशेंट इज एडवाइज्ड टू गेट अप फ्रॉम बेड बाय लेटरल फ्लेक्शन। पेशेंट को डायरेक्ट आगे की तरफ झुक करके नहीं उठना है, जैसे लेटते हैं जब सुपाइन में तो डायरेक्ट नहीं उठना है बल्कि करवट लेकर के हमेशा उठना है, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी हेवी वेट है उसको अवॉइड करना है उठाने से और आगे की तरफ नहीं झुकना है, वो हम लोगों ने बात पहले कर लिया। साथ ही साथ जब बैठेंगे तो एक करेक्ट पोस्चर में बैठना है। करेक्ट पोस्चर में किस तरह से बैठ सकते हैं ये भी मैं आने वाले अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्पाइनल ब्रेसेस का भी इसमें यूज़ होता है। हीट थेरेपी में इसमें हम लोग शॉर्ट वेव डायथर्मी का यूज़ करते हैं, IR का यूज़ करते हैं, मॉइस्ट हीट थेरेपी का यूज़ करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर आता है कि कैसे प्रेशर को कैसे रिलीफ मिले और स्वेलिंग को कैसे घटाया जाए न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के कारण। तो स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाया जाता है, स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइजेस करवाया जाता है, हाइपर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करवाया जाता है। अब हाइपर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस में कौन कौन सा आएगा? तो ये देखिए 3 मैंने गूगल से निकाला है, ये 3 पिक्चर्स, तो ये सब सारे हाइपर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। ये जो लास्ट वाला एक्सरसाइजेस है इसमें क्या करते हैं कि एक तरफ का हाथ उठाते हैं और दूसरे तरफ का पाँव, फिर एक तरफ का हाथ उठाएंगे फिर दूसरे तरफ का पाँव, अल्टरनेटिवली किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का एक्सरसाइजेस होता है। तो यही है कि पेशेंट को सबसे पहले प्रोन पोजीशन में लाई करवाएंगे, हैंड को आउटवर्ड स्ट्रेच करवाते हैं, ठीक है, अपने पेशेंट के सर के पास, और फिर पेशेंट को हम लोग क्या कहेंगे कि एक पाँव उठाइए, उसके बाद फिर दूसरा, ठीक है, और उसके बाद फिर दोनों एक साथ उठाना है। इस तरह का वेरिएशंस वगैरह लाया जाता है जो कि आपको तीनों डायग्राम्स में दिख रहा है, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। चलिए, पेशेंट को किस तरह का एजुकेशन देना है? पेशेंट को ये एडवाइस देना है कि हेवी वेट ना उठाएं, फ्लोर पे ना बैठें, ठीक है। इंडियन टॉयलेट्स को यूज़ ना करें। इंडियन टॉयलेट्स को यूज़ करने के कारण जो लो बैक रीजन है ना उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। स्क्वाट पोजीशन में ज़्यादा देर तक ना बैठें, ज़्यादा देर तक नॉर्मली ऐसे भी नहीं बैठना है, लॉन्ग जर्नी ज़्यादा तय नहीं करना है, हाई हील्स नहीं पहनना है, ड्राइविंग नहीं करना है, स्पेशली 2 व्हीलर्स पे ड्राइविंग नहीं करना है, और फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन इसको भी अवॉइड करना है। क्रोनिक फेज में आते हैं, जितने भी तरह के स्पाइनल मूवमेंट है सबको परफॉर्म करवाते हैं, साथ ही साथ बैक मसल्स का स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, स्पाइनल एक्सटेंशंस करवाते हैं। इसमें क्या है ना कि एक एडवाइस दिया जाता है पेशेंट को कि अपना वो सांस को रोक करके कोई भी मूवमेंट ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि डिस्क पे और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है।
जनरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वॉकिंग हो गया तो पेशेंट अपना जितना उसका कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना है, ओवर डू नहीं करना है कोई भी चीज़ को, लेकिन हाँ धीरे धीरे उसको प्रमोट करवाना है, ठीक है। इसमें स्विमिंग जो होता है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्विमिंग से जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथनिंग होते हैं, मसल्स में ताकत आता है, ठीक है। फिर आता है पैसिव स्ट्रेट लेग रेज, ठीक है। तो पैसिवली पेशेंट का जो लेग है उसको फ्लेक्स किया जाता है, ये मूवमेंट्स वगैरह परफॉर्म करते हैं थेरेपिस्ट। साथ ही साथ स्पाइनल सपोर्ट दिया जाता है, लंबोसेक्रल ऑर्थोसिस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है, या फिर थोरैको लंबर ऑर्थोसिस भी प्रोवाइड किया जाता है। अब क्या है कि आगे कोई मान लीजिए कि सिम्टम्स जो भी हैं आपने उसको तो स्टेबलाइज कर दिया, लेकिन अगर आगे वो और ज़्यादा खराब ना हो जाए, इसकी वजह से बहुत कुछ कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है, जैसे कि पोस्चरल अवेयरनेस होना चाहिए, एक बैड पोस्चर नहीं होना चाहिए, बैड पोस्चर के कारण और भी मामला बिगड़ सकता है, ठीक है। तो हमेशा पोस्चर को सुधार करके चलना हो या बैठना हो, ठीक है, तो हमेशा गुड पोस्चर को मेंटेन करके चलना है। ट्रंक के मसल्स का स्ट्रेंथनिंग प्रॉपरली होना चाहिए घर पे भी, और इंड्योरेंस मसल का वो भी बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को सिखाना है, ठीक है। अपर और लोअर लिम्ब के भी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना है, ये सब सारी चीज़ें, और एडीएल को भी प्रमोट करना है। अपना डेली टू डेली लाइफ में जो काम होते हैं उसको बेटर एफिशिएंसी तरीके से कीजिए। अब एडेप्टेशन के बारे में बात करें तो क्या है कि मान लीजिए कि बैक एक हो रहा है आपका ड्यू टू इंक्रीज्ड लॉर्डोसिस, तो लॉर्डोसिस के बढ़ जाने के कारण अगर मान लीजिए बैक एक हो रहा है, या फिर ज़्यादा देर बैठने के कारण बैक एक हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं उसमें कि एक फीट को, एक पाँव को ऊपर करके और एक पाँव को जमीन पे, जैसे कि सीढ़ी पे एक पाँव रख लिया और दूसरा पाँव जमीन पे रख करके कोई भी काम कर रहे हैं जैसे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। या फिर चेयर पे जब आप बैठते हैं तो बैक को सपोर्ट देने के लिए एक स्मॉल पिलो का यूज़ कर सकते हैं, और हमेशा बैक को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। फीट बैठते समय जो पाँव है वो हमेशा ग्राउंड से टच में रहना चाहिए, इसीलिए चेयर को ज़्यादा हाइटेड वाला चेयर को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या है कि कोई भी सामान को अगर नीचे ज़मीन से उठाते हैं तो बिना आगे बेंड हुए सामान को पिकअप करना है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ये इस तरह से आगे बेंड होकर के अगर आप सामान उठाएंगे तो और भी ज़्यादा लंबर डिस्क प्रोलैप्स जब होता है तो और ज़्यादा पेन होगा। तो इस तरह से बैठ करके कोई भी सामान उठाएं, दिस इज़ द राइट वे टू डू इट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी जैसे डेली टू डेली लाइफ में ये झाड़ू या पोछा लगाना होता है जैसे वुमेन्स लोगों को, तो उसमें एडवाइस किया जाता है कि एक लंबा वुड का यूज़ करें ताकि आगे बेंड होने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और ये रहा एक बेटर पोस्चर बैठने का, जहाँ पे बैक आपका सपोर्टेड है, ज़मीन से आपका पाँव टच कर रहा है, आपका जो हाथ है वो भी आपका सपोर्ट में है। तो दिस इज़ हाउ द पोस्चर शुड बी, ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट हाउ योर पोस्चर शुड बी, ओके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं एडेप्टेशंस के बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।